नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 क्लियर करेंगे और चैप्टर नंबर 13 जो है आपका न्यूक्लियाई है। अगर आप लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी बेसिस पे तो ये वीडियो आपके लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर का रिवीजन बहुत शानदार तरीके से होने वाला है। और आप लोगों से गुजारिश करेंगे स्टार्टिंग में ही, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, आपका न्यूक्लियाई। ये आपका चैप्टर नंबर 13 है और ये चैप्टर नंबर 13 का माइंड मैप है जो आपके सामने दिख रहा है। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा यहाँ क्या क्या पढ़ना है और किन किन बातों को याद रख करके आपको एग्जाम हॉल में घुसना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियाई जो वर्ड है, इस बात से आप परिचित होंगे पहले से। जो एटम, इसके पहले हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 12। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो फर्स्ट यू गो देयर। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें हर चैप्टर का आपको माइंड मैप मिल जाएगा। तो ये चैप्टर 12 के बारे में बता रहा हूं। हमने डिस्कस वहां पे किया था कि एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके साइड में एक स्टेशनरी ऑर्बिट एनर्जी लेवल्स पे मूव करते हैं। बोर पोस्टुलेट में हमने ये पढ़ा था। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूक्लियस। ये हमारा अब जो बाहर का पार्ट है ये डिस्कशन का विषय नहीं है। इस चैप्टर में हमारा डिस्कशन सिर्फ इस न्यूक्लियस के अंदर का बात होगा, जिसमें हम लोग बताए थे कि 10⁻⁻15 मीटर का ऑर्डर होता है इसका न्यूक्लियस के साइज का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि न्यूक्लियाई जो लिखा हुआ है, न्यूक्लियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। बहुत सारे न्यूक्लियाई हो सकते हैं, है ना। न्यूक्लियस का मतलब होता है एक नाभिक, न्यूक्लियाई का मतलब बहुत सारे नाभिक। अब डिस्कस करते चलेंगे एक एक करके। ठीक है, तो न्यूक्लियाई में कंट्रीब्यूशन कौन दिया, ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियाई में कंट्रीब्यूशन दिया गया है इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल डिवॉइड ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो 1932 में डिस्कवरी हुआ न्यूट्रॉन का और जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। क्लियर है। और एक बात उन्होंने ये भी बताया कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन के पास अपना कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन के पास अपना कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर है। ये क्या है ना, पार्टिकल डिवॉइड ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज। जैसे कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, बट न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर है। ये तो बात रहा कंट्रीब्यूशन का। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें न्यूक्लियाई जो लिख रहा है, ये न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एक न्यूक्लियाई के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर, नाउ दिस इज नॉट एटम, उस एटम के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। और इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर है, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। कंबाइनली इन दोनों को मिला करके एक साथ अगर बोला जाए तो इसे बोला जाता है न्यूक्लियोन्स। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोन्स बोलते हैं इसे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या बोला जा सकता है, न्यूक्लियोन्स। तो जो भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोन्स कहा जाता है। आगे चलते हैं। आपको क्लास 9 से ये पढ़ाया जा रहा है कि किसी भी एलिमेंट को जो हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, इस तरह से। ये मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे नोट करते हैं और यहाँ पे उसका मास नंबर नोट करते हैं। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे क्या ना, देखिए XZA। Z है इसका एटॉमिक नंबर और A है इसका मास नंबर। आगे बढ़ते हैं। A जो होता है, A ये जो मास नंबर है, मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर बोल सकते हैं क्या, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। मतलब किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो आप
मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी लिख सकते हैं। मैंने यहां पे लिखा है मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बात सेम है। तो यहां पे हमने सारा बात को डिस्कस कर लिया न्यूक्लियस के अंदर के बारे में। अब आगे चलते हैं। आगे है न्यूक्लियाई जो है या न्यूक्लियस जो है कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो न्यूक्लियस जो है 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला है आपका आइसोटोप्स, दूसरा है आपका आइसोबार और तीसरा है आपका आइसोटोन्स। तो आइसोटोप क्या होता है तो देखिएगा ध्यान से, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम रहे और मास नंबर डिफरेंट रहे तो क्या बोलेंगे उसको, आइसोटोप्स। इसे क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। जैसे कि एग्जांपल में कार्बन 6 12, कार्बन 6 14। जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे फिक्स है बट मास नंबर डिफरेंट है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, आइसोटोप्स बोल सकते हैं। अब एक टाइप है आपका आइसोबार। क्या है, आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए ना, सेम मास नंबर होगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है तो हम इसको बोलेंगे आइसोबार। जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7। कार्बन 14, यहां पे आपने देखा था 2 टाइप के कार्बन होते हैं ना, एक्चुअली 3 टाइप के कार्बन होते हैं। यहां पे सिर्फ हम आपका रिवीजन पर्पस से आए हैं, डिटेल में आपने पढ़ा होगा। कार्बन 14 लिया और कार्बन नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास कितना होता है या मास नंबर 14 होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 14 14। तो अगर मास नंबर सेम हो, अगर मास नंबर सेम हो, क्या बोले, मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोबार बोलेंगे। आगे चलते हैं। आइसोटोन्स क्या है ना, आइसोटोन्स होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहे। क्या बोले, रिपीट कर रहे हैं, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का बात नहीं, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास का बात नहीं, वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। और आइसोटोन मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन सेम रहे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे इसे आइसोटोन्स। एग्जांपल देखिए, सोडियम और मैग्नीशियम का। आपको पता है, यहां पे मैं एग्जांपल को और डिटेल करता हूं। जैसे सोडियम लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम लिख दिया है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। सोडियम का एटॉमिक मास या मास नंबर जिसको बोलते हैं वो 23 होता है और मैग्नीशियम का 24 होता है। तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे पता करेंगे, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिए या एटॉमिक नंबर बोलिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा, इसमें से 2 आ जाएगा, इसमें से 1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है इसमें, सोडियम में, तो 12 है सर। इसमें भी चेक कर लीजिएगा। तो n इक्वल टू क्या होता है, a माइनस जेड। तो a हो गया आपका 24 में से 12 गया, कितना निकल के आया, 12। तो दोनों में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, इस वजह से इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग साथ में ना, आइसोटोन्स है, जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। नाउ साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस में आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला चीज, न्यूक्लियस का रेडियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम और न्यूक्लियस का डेंसिटी। पहला चीज, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो देखिए ध्यान से, R इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/2, नहीं यहाँ पे 1/3 होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको डिटेल में और समझाता हूं। आई होप ये सब आप लोगों का हो गया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो R0 a टू द पावर 1/3 होता है। मतलब जो रेडियस होता है वो डिपेंड करता है a टू द पावर 1/3 पे। a क्या है, मास नंबर। रेडियस जो है मास नंबर का पावर का 1/3, पावर में क्या है 1/3 पर डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं। अगर आपका मास नंबर ज्यादा होगा तो रेडियस भी ज्यादा हो गया, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है। अब और आगे बात करते हैं। सर वॉल्यूम के बारे में बात कीजिए। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होता है ना, कोई भी वॉल्यूम अगर उसको हम कंसीडर कर रहे हैं स्फेरिकल, आज तक पता नहीं कि स्फेरिकल है ना जियोड है ना किस टाइप का है, बोलना मुश्किल है, लेकिन एक कंसेप्ट वाइज एक आप बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसको स्फेरिकल मान लिया गया है। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है ना, 4/3 पाई
आर क्यूब। ध्यान से देखिएगा, तो हमने 4/3 पाई और ये आर हमने निकाला है। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ना, आर नोट ए टू द पावर 1/3 इस पूरा का क्यूब करना होता है। तो क्यूब जैसे कीजिएगा तो ये 1/3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आर नोट पे पावर क्यूब बच जाएगा एंड दैट इज रिटन हियर 4/3 पाई आर क्यूब नोट आर नोट क्यूब बाई सॉरी इंटू ए। ए इज द मास नंबर। हेयर यू कैन सी वॉल्यूम जो है डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली किस पे? मास नंबर पे। यहां पे रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा था? मास नंबर का पावर में 1/3 का। ये सब पॉइंट याद रखना है कि जो रेडियस होता है ना उसके मास नंबर के पावर में 1/3 पे डिपेंड करता है, जबकि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करता है उसके मास नंबर, उसके डायरेक्टली मास नंबर पे। पावर में क्या है? 1 है। कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। ये न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है? न्यूक्लियस के अंदर का डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी न्यूक्लियस के अंदर का क्या है ना? डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो मास क्या है? मास लिख रहा है यहां पे देखिए ए, मास नंबर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मास नंबर इनटू, ये आप देख रहे होंगे ये क्या है? न्यूट्रॉन्स का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है ना न्यूट्रॉन का मास, तो वही लिखा हुआ है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम तो अभी आपने निकाला क्या होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब को क्या किया था? आर नोट क्यूब इंटू ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ a और a कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकल करके आएगा ना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और डिवाइड बाई 4/3 पाई आर नोट क्यूब। आर नोट का वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्कस, ओ अच्छा ये बताना भूल गया था, लेकिन इसको याद रखिएगा। कोई बुक में आर नोट का वैल्यू जो है मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ कि कोई बुक में आर नोट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है 1.1 इंटू 10 पे पावर -15 मीटर। ठीक है, मतलब किस ऑर्डर का है आपको ध्यान रखना है। इट इज ऑफ ऑर्डर 10 पे पावर -15 मीटर। बाकी ये लिखा हुआ रहता है बहुत सारे बुकों में। मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है 1.2 इंटू 10 पे पावर -15 मीटर। तो यहाँ पे आप आर नोट की जगह में क्या बैठाइएगा? 1.2 इंटू 10 पे पावर -15 मीटर का क्यूब। तो देखिए ध्यान से सारे चीज कांस्टेंट है, ये 4/3 पाई ये सारे कांस्टेंट है। और इन सारे कांस्टेंट्स को जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा तो जो वैल्यू निकल करके आएगा वो वैल्यू होगा आपका 2.9 इंटू 10 पे पावर -70 kg पर मीटर क्यूब। क्या है ना 2.9 इंटू 10 पे पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे जो A था वो कैंसिल हो चुका है, मतलब जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है उसके मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ A पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि रेडियस डिपेंड करता है a टू द पावर 1/3, वॉल्यूम डिपेंड करता है A पे, और न्यूक्लियर का जो डेंसिटी होता है, न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो डिपेंड नहीं करता है इसके मास नंबर पे। ये बात को ध्यान रखिएगा और वैल्यू को याद रखिएगा 2.9 इंटू 10⁻⁷। अगर पूरा याद ना रहे तो आपको डेंसिटी का ऑर्डर याद रखना है। इसका डेंसिटी का ऑर्डर होता है 10 पे पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ये होता है डेंसिटी। क्लियर है? लगभग इतना डेंसिटी होता है, कोई मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मास नंबर पे डिपेंड नहीं किया इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए उसका न्यूक्लियस के अंदर का जो डेंसिटी है वो सेम होगा। क्लियर है? उसका वॉल्यूम कम बेसी हो सकता क्योंकि ए पे डिपेंड, मास नंबर पे डिपेंड करता है, उसका रेडियस डिपेंड करता है इसलिए कम बेसी हो सकता है, बट डेंसिटी डिपेंड नहीं करता है उसके मास नंबर पे। अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब मास एनर्जी रिलेशन के बारे में बताया आइंस्टाइन ने बताया कि मास और एनर्जी के बीच रिलेशन है, और ये बात आप शायद क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। इन्होंने कहा आइंस्टाइन शोड दैट द मास इज एन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड गेव अ रिलेशन E = mc²। ये तो बहुत पुराना बात है, mc²। E = क्या होता है? mc²। ये कहा कि कोई भी मास है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मास है, अगर क्या ऑब्जेक्ट है तो मास है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मास है तो वो उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी को एक फॉर्म बताया मास का, या मास को एक फॉर्म बताया एनर्जी का।
सो एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड इनटू मास और मास कैन बी ट्रांसमिटेड इनटू एनर्जी, ये बताया गया कि मास को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को भी मास के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्होंने बताया आइंस्टाइन ने। ये हो गया आपका मास एनर्जी रिलेशन। अब एक टॉपिक आता है मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट क्या है? तो मास डिफेक्ट क्या है, जो एक्चुअली में मास जो हम लोग निकालते हैं किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का मास, मास नंबर इस तरह से निकाल देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये कर देते हैं, या एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो भी आप बोलिए। लेकिन इस कैलकुलेशन के बाद, ये जो कैलकुलेशन करके आप लाएंगे, उसके बाद जो वैल्यू निकल करके आ रहा है, उस वैल्यू से जो एक्चुअल मास होता है न्यूक्लियस का, वो कम होता है। ये प्रैक्टिकल बात है और प्रैक्टिकल करके बताया गया है। जो आपने यहां से मास निकाला, लेट दिस बी 2 AMU, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 AMU एटॉमिक मास यूनिट आया है, लेकिन जो मास एक्चुअल में है बाद में उसको देखा गया तो वो लगभग 1.9 AMU आया, इससे कम आया। तो इसका मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, इन दोनों में डिफरेंस आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है? मास डिफेक्ट कहा जाता है। इन दोनों का डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहा जाता है। सर एक एटम को वजनदारी में नापेंगे क्या? वजनदारी में एक एटम को कैसे नाप सकते हैं भाई? एक मोल पता है? एक मोल के बारे में पता होगा, 10⁻23 वाला हम ऑर्डर बता रहे, 6.623 × 10⁻23 एवोगाद्रो नंबर जो आपने पढ़ा है। आई एम नॉट डिस्कसिंग, मतलब बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 मोल एटम है, उसको वजन कर सकते हैं? सर 1 मोल एटम है, वो भी नहीं वजन कर सकते। कोई बात नहीं। 10 मोल को वजन कर सकते हैं? बोले सर नहीं कर सकते। 100 मोल को कर सकते हैं? बोलेगा हाँ सर, अब थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। तो 100 मोल को वजन कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर दीजिएगा 100 से, तो 1 मोल का निकल जाएगा। और 1 मोल को 6.623 × 10⁻23 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 एटम का निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो 1 एटम को वजन नहीं करना है आपको, 1 मोल या 10 मोल या 100 मोल या 1000 मोल को करना है, उसको फिर फर्दर डिवाइड करते करते 1 एटम तक आता है। जो प्रैक्टिकल वैल्यू है आपको डिटेल में बताने का प्रयास किए। मास डिफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? जो हमने कैलकुलेट किया वैल्यू और जो प्रैक्टिकल वैल्यू आया उसमें डिफरेंस, उसी को मास डिफेक्ट बोलेंगे। और वही चीज यहां लिखा हुआ है, डेल्टा एम को बोल रहे हैं हम मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट क्या है? जेड का मतलब क्या है? यहां पे एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। देखिएगा ध्यान से, एम पी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। एम एन क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। और कैपिटल एम जो लास्ट में यहां लिखा हुआ है, मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ न्यूक्लियस। एक्चुअल जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, बोलने का मतलब प्रैक्टिकली जो हमने निकाला है, ये 1.9 वाला जो है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये m लिखा हुआ है। इसको आपको लास्ट में क्या करना पड़ता? घटाना पड़ता है, क्योंकि वो कम आया है। तो ये कहां से निकलेगा? ये निकलेगा इसमें, इसके अंदर क्या क्या है सर? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन कितने होते हैं सर? एटॉमिक नंबर जितने होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए Z × MP लिखा हुआ है। प्लस न्यूट्रॉन कितने होते हैं सर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में अभी आपने बताया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से निकाला। तो यहां देखिए लिखा हुआ है A - Z, तो इतने न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू 1 न्यूट्रॉन का मास, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। यहां पे लिखा हुआ है MP, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इनटू Z, कितना ना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना वही एटॉमिक नंबर होता है, इसीलिए क्या लिखा हुआ? Z × MP प्लस A - Z × Mn। Mn क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। माइनस आपको क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिकल वैल्यू जो आपने निकाला है 1.9 AMU, इसको घटा। ये एक एग्जांपल है, इसको रट मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक टॉपिक आता है बाइंडिंग एनर्जी। ये है आपका बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि देखिए, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर में ढेर सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कितना बताना मुश्किल है सर? बताना मुश्किल है। अभी तो आपने फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये आपने बताया, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या आप बोल सकते हैं मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। चलिए ठीक है। तो फिर बहुत होते हैं बोल रहे हैं, अरे भैया ये आप सोच रहे हैं किसी एक एटम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कंबाइनली अगर बहुत सारे न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो कैसे समझ में आएगा? तो चलिए एक एटम के बारे में ही समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए ये एक एटम है और इसके अंदर में जो न्यूट्रॉन है वो 20 गो है,
20 गो न्यूट्रॉन है। और आपको पहले से पता है कि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, लेकिन उसके पास मास है ना, उसके पास क्या है, मास है। इसका मतलब मास अगर है तो उसके पास एनर्जी है, उसके पास एनर्जी है। और ये सारे मास आपस में एक फोर्स से कनेक्टेड है। आप लोग जानते थे कोई मास दूसरा मास को अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो अगर दो पार्टिकल है, न्यूट्रॉन्स है, तो वो दोनों भी तो आपस में कंबाइन किए होंगे, एक साथ जुड़े होंगे एक फोर्स से, एक एनर्जी के साथ। जो एनर्जी वहां पे होता है उसी एनर्जी का नाम क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी which can stabilize और which stabilizes a nucleus। इसके अंदर में अगर और डिटेल में जाएं तो आप और डिटेल में जा सकते हैं। जनरली इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी तब बोलेंगे जब न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल रखने का कोशिश करेगा। तो ऐसा एनर्जी जिसमें न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल रखने का कोशिश करता है, इस तरह से बोल सकते हैं। बाकी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी है और न्यूट्रॉन्स भी है, लेकिन सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास कोई इसके पास कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन के पास तो चार्ज होता है पॉजिटिव, उसके बारे में डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो भी एक कंसीडरेशन में आ सकता है कि सर प्रोटॉन और प्रोटॉन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज दोनों को रिपेल करेगा। तो बोलने का मतलब एक न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के लिए, ना टूटने देने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है? तो ये फील देने का कोशिश किए। बाकी आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जो मास डिफेक्ट आपने यहां से निकाला, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। क्या बोले, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, ये होता है आपका बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो ये जो चीज निकलेगा, ये आपका इसका जो वैल्यू निकल करके आएगा, ये आपका ऐसा यूनिट में निकल करके आ जाएगा। क्योंकि मास डिफेक्ट जो निकालेंगे आप, अगर एएमयू में निकालना चाहते हैं, मान लीजिए मास डिफेक्ट हम एएमयू में निकालना चाहते हैं, तो आपको मैं डिटेल कह दूं कि 1 AMU इक्वल टू होता है लगभग 1 AMU इक्वल टू लगभग होता है 1.66 इंटू 10 पे पावर 1.66 इंटू 10 पे पावर -27 kg। और इसको, ये जो आपको दिख रहा है ये मास है, और इसको अगर एनर्जी के फॉर्मेट में ट्रांसलेट करके देखें तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। कितना बोले, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो आप अगर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला इस तरह से लिखना चाहें तो ठीक है, और नहीं तो आप सीधा सीधी इस तरह से लिख सकते हैं ना, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू 931, ये निकलेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस तरह से भी बाइंडिंग एनर्जी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आप या तो डेल्टा एम सी स्क्वायर निकालिए, डेल्टा एम का फॉर्मूला मतलब यहाँ पे बता दिया गया है, मास डिफेक्ट क्या है, सी स्क्वायर मतलब सी आप जान रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप क्या काम कीजिए ना, मास डिफेक्ट इक्वल टू डेल्टा एम, जो मास डिफेक्ट है 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर आ जाएगा। बाकी बात है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कोई भी न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन किसको बोलेंगे, या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन। तो एक न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है कि वो उस न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, उसके पास कितना एनर्जी होना चाहिए, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, जो यहां से बाइंडिंग एनर्जी आप निकाल रहे हो, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर होता है आपका, याद रहेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालिएगा, फिर मास नंबर, जिस एलिमेंट के बारे में डिस्कस हो रहा है उस एलिमेंट का मास नंबर पुट कर दीजिए, तो पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा। एक टर्म यहां छूटा हुआ है, इसको डिस्कस कर देते हैं। एक होता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन, इसको भी नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकाला जाता है। पैकिंग फ्रैक्शन जनरली सॉलिड स्टेट में पढ़ना था आप लोगों को, जो कि केमिस्ट्री में इस साल डिलीट कर दिया गया है, तो आप लोगों को उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे कोई क्रिस्टल होता है, उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो एटम्स को मैं स्फीयर में दिखा रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो एक लेयर हमने आपको दिखाया है एक क्रिस्टल का, इस तरह के इसके ऊपर और भी बहुत सारे लेयर्स
हो सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई एटम चारों तरफ से कितने और एटम्स से घिरा हुआ है, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि एक एटम के चारों तरफ कितना खाली जगह है। दोनों तरह से आप इस पैकिंग फ्रैक्शन को बता सकते हो। तो ये तो रहा बात डेफिनेशन का, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा सर? पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू होता है मास डिफेक्ट डिवाइड बाय मास नंबर। ध्यान रहेगा, मास डिफेक्ट डिवाइड बाय मास नंबर, इस तरह से निकाल दीजिएगा तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा। क्लियर है? तो एक टॉपिक बच रहा है यहां पे आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, अगर आप लोगों को न्यूक्लियर फ्यूजन डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर न्यूक्लियर फ्यूजन बता दीजिए। मैं थोड़ा सा बताता हुआ जा रहा हूं। न्यूक्लियर फ्यूजन दो तरह के होते हैं, एक फिजियोन और एक होता है फ्यूजन। यहां पे फ्यूजन मैंने खाली लिख के रखा है, लेकिन एक फिजियोन होता है और एक फ्यूजन होता है। मतलब न्यूक्लियस टूटता है या न्यूक्लियस जुड़ता है, बात समझ रहे? छोटे छोटे न्यूक्लियस जब जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? छोटे छोटे न्यूक्लियस जब जुड़ जाएंगे तो फ्यूजन हो जाएगा, और बड़ा सा एक न्यूक्लियस टूट जाएगा तो फिजन हो जाएगा। इसको डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आई विल वेट फॉर दैट कमेंट। और एक चीज, अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए काम आ रहा है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।